हेलो एवरीवन। आज हम रिवाइज करने वाले हैं सीए फाइनल का इकोनॉमिक लॉ का चैप्टर नंबर 3, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। सबसे पहले हम समझते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है। ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करना। मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा एक्ट है जिससे हम ब्लैक मनी की आइडेंटिटी को कन्वर्ट कर देते हैं और उसको ऐसा दिखाते हैं कि वो मनी हमने डिराइव की है लॉफुल सोर्सेज से। इसी मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट एप्लीकेबल हुआ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इस एक्ट के दो पर्पसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना और जो भी प्रॉपर्टी या तो मनी लॉन्ड्रिंग से डिराइव हुई है या जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करना। मनी लॉन्ड्रिंग करने के बहुत से मेथड्स हैं, कैश स्मगलिंग, स्ट्रक्चरिंग, लॉन्ड्रिंग और लॉन्ड्रिंग बाय रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट स्कैम्स, बोगस कंपनीज क्रिएट करना, हवाला सिस्टम, ड्रग ट्रैफिकिंग, एक्सटोर्शन, करप्शन, ब्राइबरी एटसेट्रा। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल था 1998, इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया 4 अगस्त 1998 को। इस बिल को प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी 17 जनवरी 2003 और ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई 2005 से। उसके बाद भी टाइम टू टाइम इस एक्ट में बहुत सी अमेंडमेंट्स आती रही। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए दो डायरेक्टरेट्स की हेल्प हमें लगती है, डायरेक्टरेट ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का डायरेक्टरेट होता है वो क्या काम करता है, इसके पास पावर होती है कि वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है, मीन्स कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट होता है इसके पास पावर होती है कि ये कॉन्फिस्केट कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है और पनिशमेंट भी लगा सकता है किसी भी पर्सन पे जो भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होगा। फिर मनी लॉन्ड्रिंग की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक हवाला सिस्टम के बारे में समझते हैं, हवाला सिस्टम कैसे वर्क करता है। हवाला एजेंट्स का एक नेटवर्क होता है, हर कंट्री में हवाला एजेंट्स होते हैं। एक कंट्री का पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग करके कुछ पैसे मनी डिराइव करता है, वो पैसा वो किसी और पर्सन को दूसरी कंट्री में अगर भेजना चाहता है तो वो एक कंट्री के, जैसे अगर ए पर्सन इंडिया में है, वो बी पर्सन पाकिस्तान वाले को पैसे भेजना चाहता है तो वो डायरेक्टली पाकिस्तान के पर्सन को पैसे भेजेगा। तो बहुत से इश्यूज़ हो सकते हैं कि उसके पास ये पैसा इतना कहाँ से आया या फिर वो उसको ट्रांजैक्शन इतने अमाउंट की क्यों कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, ए पर्सन जो है इंडिया में ही किसी हवाला एजेंट को वो पैसे ट्रांसफ़र करेगा और जो पाकिस्तान का हवाला एजेंट है वो आगे बी को दे देगा। पहले हवाला एजेंट ऑफ कंट्री ए, मतलब जो इंडिया की हवाला एजेंट है, वो पाकिस्तान वाले हवाला एजेंट के साथ डिस्कस करेंगे और उसको बोल देंगे मुझे यहाँ से पैसे रिसीव हो चुके हैं, अब तू वहाँ पे बी को पैसे दे दे। अब जो हवाला एजेंट है पाकिस्तान का वो कुछ कमीशन अपनी डिडक्ट कर लेगा और रिमेनिंग अमाउंट जो है बी को ट्रांसफ़र कर देगा। अब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ मनी हुआ वो एक इनफॉर्मल सिस्टम से हुआ, ये फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू नहीं हुआ। तो ये एक मनी लॉन्ड्रिंग करने का एक तरीका होता है, इनफॉर्मल वे से अपने पैसे को मूव करना। फिर हम समझते हैं डेफिनेशंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन जो है इसका मीनिंग हमें सेक्शन 3 में एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 3 हमें क्या बोलता है, कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या तो अटेम्प्ट करता है मतलब ट्राई करता है, या इंडल्ज होता है, नोइंगली किसी की हेल्प करता है, नोइंगली खुद पार्टी है या वो खुद इन्वॉल्व है किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड है, या तो वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को कंसील करता है, उसको अपनी पोजीशन में रखता है, उसको एक्वायर करता है या यूज़ करता है और उस प्रॉपर्टी को वो अनटेंडेड प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है। उसे पता भी है कि ये ब्लैक मनी से डिराइव हुई प्रॉपर्टी है, फिर भी वो उसे क्लेम करता है कि ये अनटेंडेड प्रॉपर्टी है, मतलब ये क्लीन प्रॉपर्टी है। तो ऐसे हर पर्सन को हम गिल्टी मान लेंगे और ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस किया और उन्हें पनिशमेंट लगाई जाएगी। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का क्या मतलब होता है, जो भी प्रॉपर्टी हमने डिराइव की है या ऑब्टेन की है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, क्रिमिनल एक्टिविटी करके, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करके हमने जो भी प्रॉपर्टी डिराइव की है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। और क्रिमिनल एक्टिविटी भी वो होनी चाहिए जो शेड्यूल्ड ऑफेंस में डिफाइंड है, जो शेड्यूल्ड ऑफेंस से रिलेटेड है। और जो भी प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी वो प्रॉपर्टी किसी दूसरी कंट्री में सिचुएटेड है, तो हम इंडिया में सिचुएटेड उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू उस प्रॉपर्टी के इक्वल है तो हम यहाँ इंडिया वाली प्रॉपर्टी को ही प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मान लेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है, प्रॉपर्टी किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कोई भी डीड्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, उन सभी को हम प्रॉपर्टी में इंक्लूड करेंगे। प्रॉपर्टी किसी भी टाइप की हो सकती है और कहीं पे भी सिचुएटेड हो सकती है। पेमेंट सिस्टम का क्या मतलब होता है, एक ऐसा सिस्टम जिससे पेमेंट अफेक्टेड होती है, एक पेयर बेनिफिशियरी को पेमेंट कर सकता है
क्लियरिंग हो, पेमेंट हो, सेटलमेंट हो, ये सभी हम जिस भी सिस्टम से इसको कर पा रहे हैं उसी हम पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। चाहे क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस हो, डेबिट कार्ड ऑपरेशंस हो, स्मार्ट कार्ड ऑपरेशंस, मनी ट्रांसफर ऑपरेशंस, ये सभी पेमेंट सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। शेड्यूल्ड ऑफेंसेस क्या होते हैं? ऐसा ऑफेंस जो शेड्यूल में गिवन है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक शेड्यूल गिवन है। हमें शेड्यूल में 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों में हमें लिस्ट दी हुई है ऑफेंसेस की। पार्ट ए वाले सभी लिस्ट में जितने भी ऑफेंसेस आते हैं उन सभी को हम शेड्यूल्ड ऑफेंस मानेंगे। मतलब हम ऐसा मानेंगे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करने का एक तरीका है, मतलब अगर उन्होंने वो ऑफेंस किया मतलब उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। पार्ट सी वाले भी सभी हम जो भी लिस्ट है उन सभी को हम मानेंगे शेड्यूल्ड ऑफेंस। लेकिन पार्ट बी के ऑफेंसेस को हम शेड्यूल्ड ऑफेंस सिर्फ तभी मानेंगे अगर उसमें जो टोटल वैल्यू इन्वॉल्व है वो 1 करोड़ या उससे ज़्यादा होगी। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? हम किसी भी तरह से अगर अब किसी भी प्रॉपर्टी का राइट, टाइटल या पोजीशन अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मीन्स चाहे हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, प्लेज कर रहे हैं, मॉर्टगेज कर रहे हैं, सेल परचेज, कुछ भी, इन सभी को हम ट्रांसफ़र मानेंगे। फिर बात आती है बैंकिंग कंपनी की। बैंकिंग कंपनी क्या होती है? जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जितनी भी बैंकिंग कंपनीज कवर है या कोऑपरेटिव बैंक्स कवर हैं उनको हम बैंकिंग कंपनी मानेंगे, या फिर कोई भी ऐसा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 51 में डिफाइन किया गया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के ही सेक्शन नंबर 51 में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट दी हुई है, उन सभी को भी हम बैंकिंग कंपनी में कवर करेंगे। बेनिफिशियल ओनर में 3 पर्सन इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पर्सन कंट्रोल करता है क्लाइंट को। सेकंड, जिसके बिहाफ पे ट्रांजैक्शन की जाती है। थर्ड, जिसका अफेक्टिव कंट्रोल होता है किसी भी जुडिशियल पर्सन के ऊपर। क्लाइंट कौन होता है? ऐसा पर्सन जो रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, उस पर्सन को हम क्लाइंट बोलते हैं। प्लस जिसके बिहाफ पे वो ट्रांजैक्शन की जाती है उस पर्सन को भी हम क्लाइंट मानते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से होंगे? जो आरबीआई एक्ट 1934 में सेक्शन 45I में डिफाइन किए गए हैं। प्लस चिट फंड कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ऑथराइज्ड पर्सन, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, एनबीएफसी और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये सभी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कवर हो जाएंगे। इंटरमीडियरी में कौन कौन से आएंगे? जो सेबी एक्ट में रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज हैं, या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में कवर्ड हैं, या फिर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में जो भी इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड हैं, या सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में जितने भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उन सभी को हम इंटरमीडियरी मानेंगे। अब ये जो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरमीडियरी की हमने डेफिनेशन पढ़ी, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे आने वाले चैप्टर में हम समझेंगे कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है मेजरली इन्हीं बैंकिंग सिस्टम्स के थ्रू होती है। अब अगर कोई इंटरमीडियरी है उसको भी हम यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटी मानेंगे। रिपोर्टिंग एंटिटी में ही ये सब कवर होते हैं, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी। तभी हमको इसका मतलब पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन कवर होगा, इंटरमीडियरीज में कौन कौन कवर होगा और बैंकिंग कंपनीज कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स का मतलब जो भी हमने रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन किए हैं, हो सकता है वो हमने फिजिकली मतलब हार्ड कॉपी मेंटेन की हो, या फिर हमने कंप्यूटर में अगर कोई भी रिकॉर्ड स्टोर कर रखे तो वो सभी रिकॉर्ड्स में कवर होंगे। रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होती है? अभी हम आगे पूरे चैप्टर में समझने वाले हैं कि रिपोर्टिंग एंटिटी की बहुत सी ऑब्लिगेशंस होती हैं, क्योंकि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो बैंक्स के थ्रू होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होती है। तो रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे कौन कौन कवर होगा? एक तो बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरमीडियरीज। पहले सिर्फ ये 3 हुआ करती थी, अब ये अमेंडमेंट करके एक और पर्सन को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, दैट इज़ पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। अभी डेजिग्नेटेड बिजनेस प्रोफेशन करने वाला पर्सन कौन होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई ऐसा पर्सन जो कौन सी एक्टिविटीज़ करता है? प्लेइंग गेम्स ऑफ चांसेस। गेम्स ऑफ चांसेस मतलब चांसेस है कि वो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ जो कैसीनो से रिलेटेड होती है। अगर कोई भी पर्सन इन सभी एक्टिविटीज़ को प्ले करवाता है, इन सभी एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करता है, तो हम उसे बोलेंगे पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। या फिर कोई भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि अपॉइंट होता है अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। कोई भी रियल इस्टेट एजेंट्स हो गए, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो डील करता है प्रीशियस स्टोन, प्रीशियस मेटल्स में, या फिर हाई वैल्यू गुड्स में। कोई ऐसा पर्सन जो कि कैश और लिक्विड सिक्योरिटीज़ की सेफ कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा, उन्हीं को हम मान लेंगे पर्सन कैरिंग ऑन द डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। अब यहाँ पे जो रियल इस्टेट एजेंट्स हैं वो तभी कवर होंगे अगर उनकी एनुअल टर्नओवर जो है 20 लाख और अबव होगी।
और जो पर्सन्स डील करते हैं प्रीशियस मेटल्स में, प्रीशियस स्टोन्स या फिर हाई वैल्यू गुड्स में, तो वो यहाँ पे तभी कवर होंगे अगर उन्होंने किसी एक कस्टमर के साथ कैश ट्रांजेक्शन्स की हैं और वो ट्रांजेक्शन्स की जो टोटल वैल्यू है 10 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा है। चाहे एक ही कस्टमर के साथ सिंगल ट्रांजेक्शन हुई है या फिर मोर ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, बट उनका जो टोटल अमाउंट है वो 10 लाख या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो वो पर्सन, वो डीलर भी यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटी में कवर हो जाएगा। उसको भी हम मान लेंगे कि ये भी रिपोर्टिंग एंटिटी है। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 3 में तो हमें वो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन ही गिवन है। और सबसे पहले हमको एक बात समझनी है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो एक सिंगल प्रोसेस है। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, ये इसकी स्टेजेस हैं। स्टेजेस 3 हैं बट प्रोसेस सिंगल है। ये प्लेसमेंट में क्या होता है, जो भी हमारा ब्लैक मनी होता है उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में। लेयरिंग का मतलब होता है जितना भी अमाउंट है, जो भी ब्लैक मनी है, उसको हम स्प्रेड कर देते हैं वेरियस ट्रांजेक्शन्स में, डिफरेंट अकाउंट्स में एंड डिफरेंट कंट्रीज़ में। उसकी लेयरिंग इतनी ज़्यादा इसलिए की जाती है ताकि हम उसकी ओरिजिन को डिटेक्ट करने में अनेबल रहें, हम उसकी ओरिजिन को डिटेक्ट ना कर पाएँ। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये एक फाइनल स्टेज होती है जहाँ पे मनी फाइनेंशियल सिस्टम में इस तरह से आती है कि वो जो उसकी ब्लैक मनी की जो ओरिजिन होती है, आइडेंटिटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है और एक पर्सन उस अमाउंट को एज अ क्लीन मनी यूज़ कर पाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक सिंगल प्रोसेस है, इसकी 3 स्टेजेस हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। उसके बाद सेक्शन 3 में दोबारा से वो डेफिनेशन गिवन है और सेक्शन नंबर 4 में पनिशमेंट बताई गई है कि अगर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो उसको क्या पनिशमेंट लगेगी। जनरली जो पनिशमेंट होती है मिनिमम 3 ईयर्स मैक्सिमम 7 ईयर्स की रीग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है प्लस फाइन। लेकिन अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में कवर होते हैं, तो उस सिचुएशन में जो उनकी मैक्सिमम लिमिट है इम्प्रिजनमेंट की वो 10 ईयर्स हो जाती है। मतलब मिनिमम 3 ईयर्स मैक्सिमम 10 ईयर्स एंड फाइन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिस्केशन। अटैचमेंट का मतलब होता है टेम्परेरीली हम प्रोहिबिट कर देंगे कि आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते या फिर इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते या मूव नहीं कर सकते इस प्रॉपर्टी को। अब जो अटैचमेंट होती है, प्रोविजनल अटैचमेंट भी होती है, फाइनल अटैचमेंट भी होती है। सबसे पहले ये जो अटैचमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, जो भी हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट होता है, मतलब डायरेक्टर या फिर कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि डिप्टी डायरेक्टर के रैंक के बिलो नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर का लेवल का ऑफिसर होना चाहिए। इन दोनों के पास पावर है कि अगर इनके पास कोई ऐसा रीज़न है जिसके बेसिस पे ये बोल सकते हैं कि इस पर्सन के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, एंड अगर हमने इस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को प्रोविजनली अटैच नहीं किया तो बाद में हमको प्रोसीडिंग्स करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस सिचुएशन में डायरेक्टर या फिर जो अदर ऑफिसर है वो उस प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच करवा सकता है, लेकिन जो प्रोविजनली अटैचमेंट होती है वो 180 डेज से ज़्यादा के लिए नहीं हो सकती। लेकिन अटैचमेंट का ऑर्डर पास करने से पहले हमको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होती है। या तो हमको एक रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी होगी मैजिस्ट्रेट को, या फिर हमको कंप्लेन करनी होगी। ये कंप्लेन कौन करता है, ऐसा पर्सन जो इन्वेस्टिगेट करता है ऑफेंसेस को, ऐसा पर्सन जिसके पास राइट है कि वो इन ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अगर वो पर्सन मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन करता है कि इन शेड्यूल्ड ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस होना चाहिए, मतलब इनकी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, तो उस सिचुएशन में या फिर कोई भी ऐसी सिमिलर रिपोर्ट या कंप्लेन किसी फॉरेन कंट्री में फाइल हुई है, तो उस सिचुएशन में डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है या जो अदर ऑफिसर्स हैं उनके पास राइट आ जाता है कि वो प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर सकते हैं। फिर बात आती है कि जो 180 डेज़ का टाइम पीरियड है, अगर इन बिटवीन हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ जाता है, तो जो भी हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर होगा जितने टाइम का, उस टाइम पीरियड को हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे, प्लस फर्दर 30 डेज़ का जो है एक्सटेंशन उन्हें मिल जाएगा। नेक्स्ट है, जब प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर देते हैं तो वो डायरेक्टर या जो भी अदर ऑफिसर होता है उसको जो भी ऑर्डर की कॉपी है प्लस जो भी उसके पास रीजंस हैं, जो रिटर्न में रीजंस उसने रिकॉर्ड किए हुए हैं जिसके बेसिस पे उसने प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया है, वो रीजंस और जो ऑर्डर की कॉपी है वो उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास सेंड करनी होती है। और ये जो वैलिडिटी होती है अटैचमेंट ऑर्डर की 180 डेज़ रहेगी, या फिर अगर उससे पहले ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया तो उससे पहले ही विच एवर इज़ अर्लियर, या तो 180 डेज़ या फिर अगर उससे पहले ही कोई ऑर्डर पास हो जाता है तो तब तक ये ऑर्डर जो प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर वैलिड रहेगा। और जो भी प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच होती है वो बस हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, बट हम उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। और जो भी प्रोविजनली अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया है 30 डेज़ के अंदर अंदर हमको वो ऑर्डर की कॉपी जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास उसको फाइल करना होता है।
फिर एडजुडिकेशन स्टार्ट होता है, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का काम स्टार्ट होता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करता है, जब उसको कंप्लेन फाइल करता है ना डायरेक्टर, तो उस कंप्लेन के बिहाफ पे अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि हाँ ये पर्सन ने मनी लॉन्ड्रिंग की है और इसके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो वो उसको 30 डेज़ का नोटिस देता है और उसे बोलता है कि हमें बताओ कि आपके पास ये इनकम कहाँ से आई जहाँ से आपने इस प्रॉपर्टी को परचेज़ किया, सोर्स ऑफ इनकम बताओ अपना, या फिर हमको कोई ऐसा एविडेंस दो जिस पे हम रिलाई कर पाएँ, या फिर कोई भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उससे मंगवा सकते हैं। और हम उससे बोलेंगे कि हमें रीज़न बताओ कि हम इस प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व प्रॉपर्टी क्यों ना माने। अगर कोई भी पर्सन क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो भी अपना रीज़न दे कि हम इसको मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व प्रॉपर्टी क्यों ना माने। और ये नोटिस सभी को जाएगा, जो भी पर्सन क्लेम करता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो उन सभी को वो नोटिस भी भेजा जाएगा, 30 डेज़ नोटिस जो है वो भेजा जाएगा। अगर कोई जॉइंट ओनर्स है किसी प्रॉपर्टी के, तो नोटिस दोनों पर्सन को जाएगा, जितने भी जॉइंट ओनर्स हैं सभी पर्सन्स को वो नोटिस भेजा जाएगा। फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जो रिप्लाई मिलेगा उस नोटिस में, मतलब 30 डेज़ नोटिस में जो भी उसको रिप्लाई मिलेंगे, उनके बेसिस पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दोनों की बात सुनेगा, एग्रीव्ड पर्सन की बात भी सुनेगा और डायरेक्टर की भी बात सुनेगा, और उसके बाद सभी मटेरियल को कंसीडर करते हुए अपना ऑर्डर पास करेगा। उसको अगर लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो वो फाइनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर देगा, अदरवाइज वो उस प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर देगा। और ये जो फाइनल अटैचमेंट होती है वो 365 डेज़ के लिए हो सकती है मैक्सिमम, और जब तक इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है। अगर इन्वेस्टिगेशन ही 200 डेज़ में कंप्लीट हो गई तो 200 डेज़ तक ही वो फाइनल अटैचमेंट का ऑर्डर वैलिड रहेगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स 365 डेज़ के लिए वो फाइनल अटैचमेंट हो सकता है। और जब हम ये 365 डेज़ काउंट कर रहे होंगे तो इन बिटवीन अगर किसी भी कोर्ट ने स्टे ऑर्डर पास कर दिया तो वो टाइम पीरियड हम एक्सक्लूड कर देंगे। प्रोविजनल अटैचमेंट में था कि हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर जो होगा उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, उतने टाइम को एक्सक्लूड करेंगे, प्लस 30 डेज़ का एक्सटेंशन था। यहाँ पे 30 डेज़ का एक्सटेंशन कुछ नहीं है, और यहाँ पे किसी भी कोर्ट का स्टे ऑर्डर होगा हम उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे 365 डेज़ में से। फिर है कन्फर्मेशन ऑफ प्रोविजनल ऑर्डर। जब प्रोविजनल ऑर्डर मतलब कि पहले जो प्रोविजनल अटैचमेंट थी, जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी उसको कंफर्म कर दिया तो वो फाइनल अटैचमेंट ऑर्डर हो जाएगा। और जब भी फाइनल अटैचमेंट ऑर्डर पास होता है तो जो वो प्रॉपर्टी थी वो डायरेक्टर अपनी पोजीशन में ले लेगा, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर होगा वो उस प्रॉपर्टी को अपनी पोजीशन में ले लेगा। नेक्स्ट है, जब भी उसके बाद जब ट्रायल कंप्लीट होगा, अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है, पहले आया था डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, उसके बाद आई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अब बात आती है स्पेशल कोर्ट की। अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि हाँ ये यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो वो स्पेशल कोर्ट ऑर्डर पास कर देगी कि ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और ये प्रॉपर्टी जो है कॉन्फिस्केट कर दी जाएगी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब वो प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम हो जाएगी। लेकिन अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है तो वो उस प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर देंगे। ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है कि हमने स्पेशल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, मतलब स्पेशल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही है, केस चल रहा है, लेकिन इन बिटवीन जिस पर्सन को हम ब्लेम कर रहे थे कि इस पर्सन ने मनी लॉन्ड्रिंग से ही प्रॉपर्टी ऑब्टेन किया, वो पर्सन की डेथ हो जाती है, या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो जाता है। तो उस सिचुएशन में या तो डायरेक्टर या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो क्लेम करता है कि मेरे पास राइट है, इसकी पोजीशन मेरे पास होनी चाहिए, तो उन दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है स्पेशल कोर्ट को, और स्पेशल कोर्ट उसके बिहाफ पे अपने आप को जो भी, मतलब स्पेशल कोर्ट को जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स लगेंगे वो ऑर्डर पास कर देगी, या तो उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा या फिर उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है कॉन्फिस्केट हो जाती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट आ जाते हैं, सारे टाइटल्स जो भी राइट्स वगैरह हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन ये क्लेम करता है कि मेरा उस प्रॉपर्टी में लेजिटिमेट इंटरेस्ट था और मुझे बहुत सा क्वांटिफाइबल लॉस सफ़र करना पड़ा, तो स्पेशल कोर्ट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकता है कि इस प्रॉपर्टी को रीस्टोर कर दिया जाए। लेकिन स्पेशल कोर्ट तब भी रीस्टोर करने के का ऑर्डर बोलेगा जब उसको पता होगा कि जो क्लेम कर रहा है वो पर्सन गुड फेथ में बोल रहा है और उसने एक्चुअल में लॉस सफ़र किया है, और वो पर्सन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं था। सेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है कि वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जब कोई भी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर दी जाती है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो प्रॉपर्टी के जितने भी राइट्स टाइटल्स होते हैं वो एब्सोल्युटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं, फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस।
फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस का मतलब है कि अगर उस प्रॉपर्टी पे पुराने वाले पर्सन ने अगर मॉर्टगेज के फॉर्म में अगर वो प्रॉपर्टी कहीं पे भी प्लेज की हुई थी या मॉर्टगेज की हुई थी, तो कोई भी थर्ड पार्टी आके सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकता कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर तो मेरा राइट है क्योंकि उस पर्सन ने इसको मॉर्टगेज किया हुआ था। तब किसी भी थर्ड पार्टी के पास ये राइट नहीं होगा, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट होगा। अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि कोई पर्सन जानबूझ के उन प्रोविजंस को, मतलब कि जो भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजंस हैं, इनको डिफीट करने के लिए अपना क्लेम दिखा रहा है कि मेरा इस प्रॉपर्टी में क्लेम है, या फिर तो उस इनकम्बरेंसेस को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वो फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस वो प्रॉपर्टी जो है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। नेक्स्ट है, जो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो गई तो अब उस प्रॉपर्टी का क्या किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगा और वही एडमिनिस्ट्रेटर जो है रिसीव करेगा और मैनेज करेगा उस प्रॉपर्टी को। जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑर्डर पास करेगी, डायरेक्शन देगी, उस सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेटर उस प्रॉपर्टी को सेल कर देगा। अब जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थी जो हमने अभी ऊपर पढ़ी कि वो नोटिस देते हैं 30 डेज़ का और उनसे रीजंस मांगता है, तो उस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास वो सभी पावर्स होती है जो सिविल कोर्ट के पास पावर होती है। फॉर एग्जांपल डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, वो एग्जामिन कर सकता है ऑन ओथ, वो उनको बोल सकता है कि रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करो, उनको एफिडेविट्स पे एविडेंस मांग सकता है, कमीशंस इशू कर सकता है, या कोई भी अदर मैटर्स जो भी प्रिस्क्राइब्ड होंगे, वो सभी पावर्स जैसे सिविल कोर्ट के पास जितनी पावर्स होती है वही सभी पावर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास आ जाएंगी। अब नेक्स्ट सेक्शन है 11A। अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है रिपोर्टिंग एंटिटीज़ की। जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है स्टार्ट ही रिपोर्टिंग एंटिटी के थ्रू होता है, तो सबसे पहले रिपोर्टिंग एंटिटी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटी कौन कौन सी हैं? बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरमीडियरीज और ऐसा पर्सन जो कि डेजिग्नेटेड बिजनेस या प्रोफेशन को कैरी ऑन करता है। अब उन सभी रिपोर्टिंग एंटिटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी उनके पास क्लाइंट आता है उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करें सबसे पहले। जैसे हम अगर बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो हमारे से हमारा आधार कार्ड मांगते हैं, मतलब वेरिफिकेशन होती है क्लाइंट की भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, प्लस जो बेनिफिशियल ओनर है उसकी भी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होता है। अब हर रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वेरीफाई कर सकती है आइडेंटिटी को डिफरेंट तरीके से। 4 वेज बता रखे हैं। एक तो ऑथेंटिकेशन, मतलब इसमें हम बोल सकते हैं कि ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन होती है अगर रिपोर्टिंग एंटिटी सिर्फ बैंकिंग कंपनी के पास राइट है कि वो ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन कर सकता है, लेकिन ऑफलाइन वेरिफिकेशन कोई भी कर सकता है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडिएरीज या फिर डेजिग्नेटेड बिजनेस वाले लोग हों। या फिर ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन हो गया, ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो गया पासपोर्ट का यूज़ करके, या फिर कोई भी अदर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट का यूज़ करके हम क्लाइंट की और बेनिफिशियल ओनर की आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि जो ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन है फर्स्ट वन, वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनी कर सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाए कि बैंकिंग कंपनी के अलावा जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ है ना, मतलब इंटरमीडिएरी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और वो डेजिग्नेटेड बिजनेस वाले लोग, अगर वो भी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के सभी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हैं तो उनको भी अलाउ कर दिया जाएगा, उनको भी परमिशन दे दी जाएगी कि वो भी क्लोज ए वाली ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन वो कर सकते हैं। लेकिन वो ऑर्डर पास करने से पहले, मतलब ये नोटिफिकेशन आने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्कस करना होगा किसके साथ? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, अगर दोनों सेटिस्फाई होती हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाके किसी और रिपोर्टिंग एंटिटी को भी अलाउ कर सकती है, परमिशन दे सकती है कि तुम भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हो एज पर क्लोज ए। अगर कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी जो है परफॉर्म करती है ऑथेंटिकेशन, मतलब ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन अगर वो कर रहे हैं, तो अगर किसी पर्सन के पास, किसी भी क्लाइंट या बेनिफिशियल ओनर के पास आधार नहीं है तो हम उसको ये नहीं बोल सकते, हम उनको डिनाई नहीं कर पाएंगे कि हम आपको सर्विसेज नहीं देंगे, मतलब हम आपको अपने बैंक में अकाउंट ओपन नहीं करवाने देंगे, ऐसा हम नहीं बोल सकते। हम उनको अदर ऑप्शंस भी तो दे सकते हैं। हम उनका पासपोर्ट देख के भी उनकी वेरिफिकेशन को आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं, या और भी अदर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन, अगर हम ऑथेंटिकेशन, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो क्लाइंट और बेनिफिशियल को दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल करवाने चाहिए, दूसरे ऑप्शंस भी देने चाहिए, सो दैट वो अदर वेरिफिकेशन मेथड्स का यूज़ करके भी अपना आइडेंटिटी को वेरीफाई करवा पाएँ। और अगर हम किसी की भी आइडेंटिटी वेरीफाई कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन की हेल्प से, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो उस सिचुएशन में हम उनके कोर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को या फिर उनके आधार नंबर को स्टोर नहीं कर सकते। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एडिशनल सेफगार्ड्स को भी नोटिफाई कर सकती है।
और जो अभी हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है कि बैंकिंग कंपनी के अलावा जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं अगर वो भी प्राइवेसी के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंप्लाई करती है तो हम उनको भी अलाउ कर देंगे, उनको भी परमिशन दे देंगे कि वो भी ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे क्लोज ए की तरह। तो इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी अलाउ कर दिया, उनको भी परमिशन दे दी है कि वो भी ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडिएटरीज। अभी जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ होती हैं इनकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस बनती हैं। सबसे पहले तो इनको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है, जो भी उन्होंने ट्रांजेक्शन्स की हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, या फिर जो भी डायरेक्टर अगर कोई भी एनफोर्समेंट डायरेक्टर उनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगता है तो विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम उनको वो इन्फॉर्मेशन भी डायरेक्टरेट को प्रोवाइड करनी होती है। और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए थे उन डॉक्यूमेंट्स का भी रिकॉर्ड रखना होता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि उनकी ऑब्लिगेशन क्या बनती है, एक तो रिकॉर्ड रखना होगा उनको सारी ट्रांजेक्शन्स का, और जब भी डायरेक्टर कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो वो इन्फॉर्मेशन फर्निश करना, और क्लाइंट्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, बेनिफिशियल ओनर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो वेरिफिकेशन के लिए उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना। कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी इन्फॉर्मेशन मेंटेन की जाएगी, फर्निश की जाएगी और वेरीफाई की जाएगी वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। और जो रिकॉर्ड्स आप जो अपने ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। जिस दिन क्लाइंट और रिपोर्टिंग एंटिटी के बीच में ट्रांजेक्शन हुई है उससे उस डेट से अगले 5 साल तक आपको इनका रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किए हैं उनका भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आफ्टर द बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड रिपोर्टिंग एंटिटी हैज़ एंडेड, या फिर अकाउंट क्लोज विच एवर इज लेटर। या तो आपने अकाउंट क्लोज करवा दिया या जो भी आपका बिजनेस रिलेशनशिप था वो ख़त्म हो चुका है, उसके बाद से 5 साल तक आपको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी को एग्जम्पशन दे सकती है कि आपको ये ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं। अब जो भी इन्फॉर्मेशन ये जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन किए हैं रिपोर्टिंग एंटिटी ने वो क्यों रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट या फिर जो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है वो आके कभी भी इनसे इन्फॉर्मेशन मांगे तो ये इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जा सके। फिर है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अगर कोई भी कैश ट्रांजेक्शन होती है वो 10 लाख रुपये से ज़्यादा की है इन फॉरेन करेंसी, या फिर जो सीरीज़ ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं वो एक महीने में जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो 10 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है फॉरेन करेंसी में, या कोई भी ऐसी कैश ट्रांजेक्शन्स जो कि फोर्ज्ड है या फिर काउंटरफिट करेंसी में बैंक नोट्स के थ्रू हुई है। और अगर कोई भी कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो फोर्ज्ड हैं, फोर्ज्ड करेंसी या बैंक नोट्स के थ्रू हैं बट हम उनको यूज़ कर रहे हैं एज जेन्युइन, तो उसका भी हमको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। जितनी भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। अगर हमने कोई भी एनपीओ से हमको रिसिट्स हो रही हैं और उसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा हो जाती है इन फॉरेन करेंसी, तो उन सब का रिकॉर्ड हमको मेंटेन करना होगा। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो हमको डाउट है कि इसमें ये जो भी पैसा है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, मतलब कि किसी ऑफेंस से ऑब्टेन किया हुआ पैसा है, ऐसा कोई भी डाउट अगर हमारे माइंड में आता है, या फिर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो कि हमको लग रही है अनयूजुअल है या फिर अनजस्टिफाइड या फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स है जिसका कोई इकोनॉमिक रैशनल ही नहीं है, या फिर हमको रीजनेबल ग्राउंड हमको कुछ ऐसा डाउट हो रहा है कि ये जो अमाउंट है वो इन्वॉल्व है फाइनेंसिंग ऑफ द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ से इन्वॉल्व ये पैसा हो सकता है, तो इन सभी को हम सस्पिशियस ट्रांजेक्शन मानेंगे। तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें कवर होंगी, अगर हमको डाउट है कि ये प्रोसीड्स ऑफ एनी ऑफेंस है मतलब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, या फिर कुछ भी ट्रांजेक्शन अनयूजुअल या फिर अनजस्टिफाइड है, या फिर इसका कोई इकोनॉमिक रैशनल नहीं है, या फिर ये जो अमाउंट है वो रिलेटेड है टेररिज्म एक्टिविटी से। फिर है एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। डायरेक्टर जो है कभी भी हमारे से रिकॉर्ड्स मांग सकता है या कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस इन्फॉर्मेशन को फर्निश करें विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें। एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या है, ड्यू डिलिजेंस मतलब कि हमको हर रिपोर्टिंग एंटिटी को अपने काम अपनी ऑब्लिगेशंस को सही से परफॉर्म करना है, बट जहाँ उन्हें लगे कि उनको डिलीजेंस को इंक्रीज़ करना है तो उस सिचुएशन में रिपोर्टिंग एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी डिलीजेंस को एनहेंस कर दिया जाए। फॉर जैसे कि हर रिपोर्टिंग एंटिटी जो है
वेरीफाई करेगी क्लाइंट्स की आइडेंटिटी को। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स जो है अगर उनको डाउट आ रहा है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो सस्पिशियस हो सकती है, तो उस सिचुएशन में उनको अपनी क्लाइंट्स की आइडेंटिटी को प्रॉपरली वेरीफाई करना चाहिए। ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन भी हो सकता है, ऑफलाइन ऑथेंटिकेशन भी हो सकता है। अगर कहीं पे भी वेरिफिकेशन के लिए अगर हम ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं बट उस पर्सन के पास आधार नंबर नहीं है, तो हम किसी और मेथड से भी उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि कहीं पे भी जो क्लाइंट के सोर्सेज ऑफ फंड हैं उसका भी हमको एग्जामिन करना पड़ सकता है। अगर हमको रिपोर्टिंग एंटिटी अगर चाहें तो किसी भी पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन को भी एग्जामिन कर सकती हैं, उनसे पूछ सकती हैं कि ये जो फंड्स आप डिपॉजिट करा रही हो इसका सोर्स क्या है, तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया। इसके लिए एडिशनल स्टेप्स भी ले सकते हैं। और अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है किसी दो पार्टीज़ के बीच में, जो ट्रांजेक्शनल पार्टीज़ हैं उनका इंटेंडेड नेचर क्या है, उनका रिलेशनशिप क्या है, वो इतने ज़्यादा अमाउंट की ट्रांजेक्शन क्यों कर रहे हैं, उस पर्पज़ को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। और अगर कोई भी क्लाइंट इन सभी कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करता, मतलब अगर वो अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई नहीं करवाता या हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि उसके पास कहाँ से पैसा आया, या फिर हमको नहीं पता चल पा रहा कि दोनों ट्रांजेक्शन पार्टीज़ के बीच में क्या रिलेशन है, तो उस सिचुएशन में रिपोर्टिंग एंटिटी उनको ट्रांजेक्शन करने से मना भी कर सकती है। रिपोर्टिंग एंटिटी शैल नॉट अलाउ द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन टू बी कैरिड आउट। और जो भी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सीरीज ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अगर कोई भी क्लाइंट वो ट्रांजेक्शन्स को कर रहा है, तो अगर रिपोर्टिंग एंटिटी को लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ डाउट है कि यहाँ पे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो सकते हैं, तो उस सिचुएशन में रिपोर्टिंग एंटिटी फ्यूचर मॉनिटरिंग को इंक्रीज़ कर सकती है। मतलब फ्यूचर में उनकी जितनी भी ट्रांजेक्शन उनको प्रॉपरली सुपरवाइज कर सकती है। और जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने ड्यू डिलीजेंस के लिए की है, वो भी इन्फॉर्मेशन जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की है उसको भी हमको मेंटेन करना होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं? अगर हम कोई भी विड्रॉ कर रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं कैश में एक लिमिट से ज़्यादा, या हम फॉरेन एक्सचेंज में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एक लिमिट से ज़्यादा, या कोई भी हम हाई वैल्यू इंपोर्ट्स कर रहे हैं ऐसी कोई ट्रांजेक्शन्स, या फिर रेमिटेंस कर रहे हैं, या फिर कोई भी अदर ट्रांजेक्शन्स जिसमें इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब जहाँ पे हमको ज़्यादा रिस्क हो सकता है और हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे टेररिज्म से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी से इन्वॉल्व अमाउंट है, या कुछ भी ऐसा जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ भी डाउट आ सकता है, तो उन सभी ट्रांजेक्शन्स को हम बोलेंगे स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स। अब जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर होता है उसके पास कुछ पावर्स होती हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टर के पास पावर है कि वो किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी की इंक्वायरी कर सकता है, या किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है कि तुम जाओ और रिपोर्टिंग एंटिटी की इंक्वायरी करो। अब वो अपनी मर्जी से भी इंक्वायरी करवा सकता है, या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टर को किसी ने एप्लीकेशन दिया, किसी अथॉरिटी ने, किसी ऑफिसर ने, या किसी भी पर्सन ने एनफोर्समेंट डायरेक्टर को एप्लीकेशन दी कि इस रिपोर्टिंग एंटिटी की इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वो इंक्वायरी भी करवा सकता है। इंक्वायरी के साथ साथ अगर इंक्वायरी के टाइम पे उन्हें पता चलता है कि यहाँ की जो रिपोर्टिंग एंटिटी है, यहाँ की जो ट्रांजेक्शन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर की है, तो उस सिचुएशन में डायरेक्टरेट उनको डायरेक्शन देगा कि तुम अपना ऑडिट करवा लो, अपने रिकॉर्ड्स को ऑडिट कराओ, लेकिन अपनी मर्जी के ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकते। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल बना रखा है, उस पैनल पे जितने अकाउंटेंट्स हैं उसमें से किसी से भी तुम ऑडिट करवाओ, और जो भी ऑडिट का खर्चा होगा वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बियर करेगी। और अगर कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी इन सभी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करती, तो उस सिचुएशन में जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है, मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो है, उनको वार्निंग इशू कर सकता है, या फिर उनको डायरेक्शन दे सकता है कि इन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, या फिर उनसे पीरियोडिकली रिपोर्ट्स मंगवा सकता है, या उनको पेनल्टी भी लगा सकता है, मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 1 लाख फॉर ईच फेलियर। अब रिपोर्टिंग एंटिटी की जो भी ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उसकी जो भी रिपोर्ट होगी, जो डायरेक्टर होगा एनफोर्समेंट डायरेक्टर, वो उस ऑर्डर की जो कॉपी होगी वो हर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरमीडिएरीज को फॉरवर्ड कर देगा। और अगर कोई रिपोर्टिंग एंटिटी या उसका कोई ऑफिसर या उसका कोई भी एम्प्लॉई अगर अपनी क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन एनफोर्समेंट डायरेक्टर को बताता है, तो क्लाइंट जाके किसी भी सिविल कोर्ट में उनके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता कि इन्होंने हमारी इन्फॉर्मेशन किसी और को कैसे बता दी, क्योंकि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकती है, एनालाइज कर सकती है। तो रिपोर्टिंग एंटिटी के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं किया जा सकता। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आरबीआई के साथ डिस्कस करके और भी ज़्यादा ऑब्लिगेशंस जो है क्रिएट कर सकता है, और भी जो प्रोविजंस जो है इम्प्लीमेंट करवा सकता है।